फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 4। अध्याय है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। प्यारे बच्चों, हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास महासागर के रूप में है और 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर के लगभग जो है हमारा महाद्वीपीय भाग है। तो धरती के दो मुख्य पोर्शन हैं, भाग हैं, महासागर के रूप में और महाद्वीप के रूप में। तो इसमें महाद्वीप और महासागर का हम अब अलग अलग से अध्ययन करेंगे कि ये इनका जो वितरण है किस प्रकार से वितरित हुआ है और वर्तमान जो इसका आकार है वो आकार किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है, कैसे वो आज वर्तमान रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो इस पे हम आज दृष्टिपात करेंगे। ऐतिहासिक जो इसकी पृष्ठभूमि है उसका हम अवलोकन करेंगे। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, पृथ्वी के भूपटल पर विस्तृत ठोस भूभाग स्थल मंडल है, यानी लिथोस्फीयर। पृथ्वी का जो ठोस भूभाग है लिथोस्फीयर स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल तथा जल मंडल मिलकर संपूर्ण पृथ्वी के रूप में एक आकृति का निर्माण करते हैं। यानी पृथ्वी का जो भाग है वो स्थल मंडल और जल मंडल दो ही भाग है इसमें, ठीक है। एक तो ठोस रूप में है और एक जल के रूप में है, जिसे भूआभ कहा जाता है। पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और शेष प्रतिशत भाग पर जो है महासागर के रूप में पाया जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह, जो महाद्वीप है, महाद्वीपीय प्रवाह मतलब महाद्वीप का जो वर्तमान रूप है, ये प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। तो ये धीरे धीरे मूवमेंट के कारण, संचरण के कारण अपने स्थान से विस्थापित हुआ है। तो जिस गति से हुआ है वह गति आज भी चाहे बहुत मध्यम गति से हो चल रहा है, यानी विस्थापन की जो प्रक्रिया है वर्तमान में भी वो चल रही है। तो महाद्वीपीय प्रवाह का मतलब महाद्वीपों का खिसकाव, धीरे धीरे वो एक जगह से अलग हुआ है और ये खिसकाव की प्रक्रिया आज भी चल रही है। तो ये जो सिद्धांत है इसको कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको जो है प्रमाणित किया है। अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना एक जो है सिद्धांत दिया है, तो उन्हें हमको अध्ययन करना है। महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना यद्यपि 20वीं शताब्दी में प्रस्तुत की गई, किंतु इसका विचार बहुत पुराना है। सबसे पहले स्नाइडर ने विस्थापन का विचार प्रस्तुत किया और टेलर 1908 में क्षैतिज स्थानांतरण में आस्था रखते हुए महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेकिन सबसे पहले जर्मन विद्वान वेगनर 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने माना कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल खंड परस्पर जुड़े हुए थे, जिसे इन्होंने पैंजिया संपूर्ण पृथ्वी कहा। इसके चारों तरफ एक सागर था जिसे वेगनर ने पैथालासा कहा। वेगनर ने माना कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विभाजन लारिचर गोंडवाना के रूप में हुआ और महाद्वीप का वर्तमान रूप सामने आया। देखिए, जो वेगनर महोदय हैं ये बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं। इनका जो सिद्धांत है सबसे जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है वेगनर का। तो वेगनर ने क्या कहा? वेगनर ने कहा कि जो पृथ्वी है, 1912 में इन्होंने अपना सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। तो इन्होंने माना कि कार्बोनिफेरस युग जो भौगोलिक जो है युग है उसमें एक कार्बोनिफेरस युग था। कार्बोनिफेरस युग में स्थलखंड परस्पर, यानी महाद्वीप, जो महाद्वीप भूभाग वाला भाग है, जो महाद्वीप का मतलब जैसे अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका है ना, यूरोप है, ये सारे महाद्वीप हैं। तो ये कह रहे हैं कि कार्बोनिफेरस युग में जितने भी महाद्वीप थे सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? पैंजिया नाम दिया। जितने महाद्वीप है सारे महाद्वीप आपस में एक दूसरे सटे हुए थे, मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। इसका नाम इन्होंने क्या दिया? पैंजिया दिया।
इसके चारों ओर एक सागर था जिसे इन्होंने वेगनर इसका नाम पैथालासा दिया। यानी भाई पृथ्वी के दो ही पार्ट हैं, एक तो भू स्थल खंड हो गया, एक जलमंडल हो गया। तो स्थल खंड जो है वो सारा एक दूसरे से मिला हुआ था, जिसका नाम पैंजिया है, पैंजिया था। और जितने भी जल थे इसके चारों तरफ जल आपस में मिले हुए थे, तो उनका नाम इन्होंने क्या दिया, पैथालासा दिया। वेगनर ने यह भी माना कि 20 करोड़ वर्ष पहले इससे पूर्व पैंजिया का विभाजन लारेशिया और गोंडवाना लैंड हुआ महाद्वीप का वर्णन। मतलब ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ साल पहले जो हमारा पैंजिया था, यानी जो स्थल खंड वाला भूभाग था, वो 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि वो जो पैंजिया था, पैंजिया का जो है दो भागों में बट गया। जो भूखंड था, भूमि वाला भाग था, महाद्वीप जो एक दूसरे से सटा हुआ था, वो 20 करोड़ पहले क्या हो गया, दो भागों में बढ़ गया। एक का नाम दिया लारेशिया और एक का नाम दिया गोंडवाना लैंड। तो इसके विभाजन से क्या हुआ, जो वर्तमान जो हमारा महाद्वीप है, इन महाद्वीपों का जो है रूप बना, महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये दो भाग हुए और दो भागों में से फिर धीरे धीरे उनका खिसकाव होकर वो सारे महाद्वीप लगभग एक दूसरे से अलग हो गए। अब केवल यूरोप और एशिया महाद्वीप जो है, जिसे यूरेशिया कहते हैं, वो एक दूसरे से सटा हुआ है और बाकी लगभग सब महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है। अब देखिए ये महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, इसका क्या प्रमाण है, कैसे सिद्ध होता है। तो इन्होंने सिद्ध किया है महाद्वीपों में साम्य, महाद्वीपों में समानता, ये प्रमाण इन्होंने प्रमाण दे रहे हैं कि ये कैसे सिद्ध होता है कि एक दूसरे से अलग थे या जो है एक दूसरे से सटे थे। तो ये प्रमाण दे रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रमाण है अंटार्कटिक महासागर के दोनों तटों पर महाद्वीपों को तटरेखा की आकृति में परस्पर सटने की अद्भुत समानता। देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप, अगर संसार का नक्शा आप देखें तो जो अंटार्कटिक जो है अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर जो है वो अफ्रीका का और यूरोप का पश्चिमी तट है, पश्चिम में है, और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पूरब में है। तो ये उसके बीच का जो सागर है अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर के किनारे, यानी इसका अटलांटिक महासागर का जो पूर्वी तट है, चाहे उत्तरी अटलांटिक हो चाहे दक्षिणी अटलांटिक हो, उसका जो पूर्वी तट है, और अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी तट है, इन दोनों जो तटों में या जो भूखंड हैं उसमें कहीं ना कहीं समानता है। तो ये समानता ये दर्शाती है कि ये दोनों भूखंड आपस में मिले हुए थे। एक तो ये है, और दूसरा इसमें है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। दूसरा प्रमाण ये दे रहे हैं कि रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से ब्राज़ील तट व पश्चिमी अफ्रीका तट की चट्टानों में समानता मिलती है, जो परस्पर जुड़ाव को स्पष्ट करती है। अब ये दूसरा महासागरी जो है प्रमाण दे रहे हैं, महासागरी जो चट्टान है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो पश्चिमी अफ्रीका तट की चट्टानों में समानता मिलती है, ब्राज़ील और पश्चिमी तट, यानी जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में जो है क्या, ब्राज़ील है, और पूर्व में अफ्रीका का तट है। तो पश्चिम में ब्राज़ील का जो तट है, तो ब्राज़ील के तट पर जो चट्टानें हैं उनमें जो उनमें जो चीज़ें पाई जाती है, जिस प्रकार की चट्टानें हैं, और वैसी सेम चट्टानें यहाँ पे अफ्रीका के तट पे पाई जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अफ्रीका और ब्राज़ील कभी न कभी एक दूसरे से मिले होंगे, इन दोनों में समानता है। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि अफ्रीका और जो ब्राज़ील का तट है, यानी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के जो भूखंड में समानता पाई जाती है, जो तटीय क्षेत्रों में समानता पाई जाती है, उससे ही प्रमाणित होता है कि ये कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े थे और धीरे धीरे ये अलग हो गए। तीसरा प्रमाण देते हैं टीलाइट। ये अवसाद चट्टानें हैं जो हिमानी विक्षेपण से निर्मित होती है। कार्बोनिफेरस युगीन हिमानीकरण के प्रमाण फाकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, जो पैंजिया के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। तो टीलाइट क्या है, ये टीलाइट एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। तो यह अवसादी चट्टान निक्षेप से बनती है, अवसाद से बनती है। ये कह रहे हैं कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के प्रमाण फाकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया में मिले, जो पैंजिया के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। यानी इन तटों पर जो ये प्रमाण मिले हैं
उस जो अवसादी जो निक्षेप मिले हैं उनमें भी एक समानता है। मतलब तो इससे प्रमाणित होता है कि वास्तव में इसमें जो है एक दूसरे से पहले कभी न कभी एक दूसरे से मिले होंगे। और अंतिम इसमें प्रमाण दिया है इन्होंने जीवाश्म वितरण। जीवाश्म फोसिल जानते हैं, जीवों का अंश जो धरती के अंदर जो है पेड़ पौधे हैं, जीव दबे हुए हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ईंधन के रूप में जो पाए जाते हैं वो जीवाश्म कहते हैं। तो ये प्रमाण क्या दे रहे हैं, अटलांटिक के दोनों तटों पर, जो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर मेसोसौरभ सरीसृप और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्मों की उत्पत्ति भी अतीत काल में दोनों स्थलखंडों के परस्पर जुड़े होने का प्रमाण है। तो जीवाश्म मतलब ये फोसिल्स मैंने कहा बताया जीवों का अंश है। ये कह रहे हैं अटलांटिक के दोनों तटों पर, जो अटलांटिक महासागर है उसके चाहे पश्चिमी तट हो चाहे पूर्वी तट है। अब ये देखिए वर्तमान समय में ये हजारों किलोमीटर दूर है, दोनों भूखंड जो तट हैं हजारों किलोमीटर एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों तटों पर जो जीवाश्म हैं, जिस प्रकार के जीवाश्म वो मिले हैं, वो पश्चिमी तट पे भी ऐसे ही जीवाश्म मिले हैं और पूर्वी तट पे भी ऐसे जीवाश्म मिले हैं। तो कभी ना कभी ये दूसरे से जरूर निश्चित रूप से अलग रहे होंगे, क्योंकि एक जैसी समानता अगर पाई जाती है तो कहीं ना कहीं परस्पर उसका संबंध रहता है। जैसे मैंने आपने पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है कि इसमें जो आपने पढ़ा है मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा है। सिंधु घाटी की सभ्यता में आपने पढ़ा है कि जिस प्रकार के जो मुद्रा थी, जिस प्रकार की मुद्रा हमारे देश में चलन में थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिस तरह की मुद्रा हमारे देश में थी, ऐसी मुद्रा अफ्रीका महाद्वीप में पाई गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाई गई। तो इससे प्रमाण क्या होता है, इससे प्रमाणित ये होता है कि वास्तव में उस समय मेसोपोटामिया से और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, तो एक तरह की मुद्रा मिलने से इसका मतलब दोनों के बीच व्यापार निश्चित होता होगा। तो एक समानता थी, तो इस समानता से ही क्या होता है, जो है सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि व्यापार दोनों के बीच में निश्चित रूप से हुआ होता होगा। ऐसे ही इसमें अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो आज हजारों किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो उन दोनों में इस तरह सारी जो चट्टानें हैं, जीवाश्म हैं, उनमें एक समानता पाई जाती है। वैसी चट्टान वहाँ मिल रही है, वैसी चट्टान यहाँ मिल रही है। तो निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि ये कभी न कभी सारे जो भूखंड हैं जो आज हैं, ये सारे कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक दूसरे से मिले रहे होंगे। प्रवाह संबंधी बल, वेगनन महाद्वीपीय विस्थापन के लिए दो प्रकार की शक्तियों को उत्तरदायी माना। पहला इन्होंने बताया भूमध्य रेखा के विस्थापन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा इन्होंने माना प्लवनशीलता का बल। दो बल दिया है। पश्चिम में विस्थापन के लिए ज्वारी बल, चंद्रमा उत्तरदायी था। तो क्या इसमें दो प्रकार का इन्हें संबंधी बल दिया, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल दिया, प्लवनशीलता का बल, और दूसरा इन्होंने क्या दिया, ज्वारी बल दिया। इन ज्वारी बल के कारण ही इसका क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, ये एक दूसरे से अलग हुए हैं। संवहन धारा सिद्धांत 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए भूगर्भ में सक्रिय संवहन धाराओं का उल्लेख किया। ये धाराएं भूगर्भ में रेडियोधर्मी तत्वों यूरेनियम के विघटन से निकलने वाली ऊष्मा के कारण उत्पन्न होती हैं, जिससे महाद्वीपों में विस्थापन होता है। इसके बाद है महासागरीय अधःस्थल की बनावट। उच्चावच व गहराई के आधार पर महासागरीय तल के तीन प्रकार भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीपीय सीमा, वितलित मैदानी और मध्य महासागरीय कटक। तो इस तरह से है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है जो स्थल मंडल है, भूखंड है, वो या महासागरीय वाला भाग है, ये कई प्रकार की कठोर भूखंड है। कठोर भूखंड यानी कठोर भूखंड मतलब प्लेट हैं, उन प्लेटों से निर्मित है। तो पूरे हमारी पृथ्वी में 6 प्रकार की प्लेटें हैं। पहली है इसमें देखिए यूरेशियन प्लेट है, और अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन भारतीय प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, अटलांटिक आर्कटिक प्लेट है। तो 5-6 प्लेटें हैं। 6 प्लेटें मुख्य रूप से इस धरती पर पाई जाती है। तो दोनों प्लेटें क्या होती हैं, प्लेटों के नज़दीक वाले भागों का जो भूखंड है वो कमज़ोर भाग होता है। तो ऐसे भागों में ज़्यादातर क्या होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं होती हैं। तो ये जो है हो गया हमारा महाद्वीप और महासागरों का वितरण। अब आज वर्तमान समय में जो महासागर हैं वो 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर,
आर्कटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो 7 महाद्वीप हैं, महासागर हैं। हालांकि ये महासागर सारे जल के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका विभाजन है, इनका अलग अलग नाम है। उसी तरह से महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 7 महाद्वीपों के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये है महाद्वीप और महासागरों का वितरण। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग आपको बताया जाएगा। थैंक यू।